यह लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप नोटिस करिएगा। इनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मैं सब जानता हूं, मैं इसे पहले से जानता था। दूसरा, ये लगातार जब आपके साथ बात करते हैं तो ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हो गया तुम्हारा, बोल लिए, चलो अब मेरी सुनो। मतलब ये आगे वाले पर कोशिश करते हैं कि उनकी चीजों को ना सुने। किसी एक विषय बिंदु पर डिस्कशन और डिबेट करेंगे तो ये हमेशा वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड मतलब ये ओपन माइंड करके नहीं बैठते हैं कि मैं आपसे भी कुछ रिसीव करूंगा और अपनी भी बात कुछ बताऊंगा। तो इनके पास आइदर और का ऑप्शन बहुत होता है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि अपने एक विषय पे, अपने एक सब्जेक्ट पर हाईली फोकस्ड हो जाए। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये अपने को हराते हैं और हारे हुए को मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं हारे हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हारे हैं, इसको देखो ये भी तो हारे हैं। तो आगे वाले को ये मोटिवेट कर चुके होते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम हारे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तो लोग हार जाते हैं यार। तो आपको अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति, इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाना है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति वहीं टिकी रहेगी, चेंज हमें करना होगा मनोस्थिति। अगर गरीबी यहां पर है तो वह परिस्थिति है और वह लगातार गरीबी की ओर ही जाएगी, क्योंकि वह परिस्थिति है जो कि कांस्टेंट रहेगी। आपको उसको बदलने के लिए अपनी मनोस्थिति को बदलना पड़ेगा, और अगर आप मनोस्थिति नहीं बदल पा रहे तो परिस्थिति और दयनीयता की ओर चली जाएगी। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने जीवन के उद्देश्य पे लगातार सतत बने हुए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रिच डैड्स पुअर डैड की जो आप लोग बुक पढ़े, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करी थी कि रिच एटीट्यूड कैसा होता है, रिच लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। वहीं हम एक दूसरा भी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसी कमियां, कहीं ऐसे नकारात्मक विचार, कहीं ऐसा नकारात्मक एटीट्यूड आप में तो नहीं है। एक होता है रिच बनना और एक होता है कि गरीबी के एटीट्यूड से भी बाहर निकलना। एक होता है कि आप अपने अच्छाइयों पर कुछ ना कुछ प्रयास करके और उसे बेहतर बनाएंगे, दूसरा आप अपनी कमियों को भी तो ध्यान में रखेंगे। तो उसी तरीके से रिच एटीट्यूड पर आपने वीडियो देखी है। आज हम लोग पुअर एटीट्यूड पर बात करेंगे कि पुअर एटीट्यूड के लोग कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द समझे कि यह शॉर्ट माइंडेड, शॉर्ट गोल और फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं? छोटा सोचते हैं, आज में जीते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, रिस्क लेने की व्यवस्था नहीं होती और कोशिश करते हैं कि आज का दाल चावल रोटी सब्जी चल गया। मतलब शॉर्ट टर्म्स पर बिलीव करते हैं या छोटा सोचने पर बिलीव करते हैं, रिस्क ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके अंदर भी अगर ऐसा कुछ एटीट्यूड डेवलप हो रहा है तो आप उसे धीरे धीरे प्रयास से ठीक करिए। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा, यकीनन आपने इस चीज को समाज में हर एक पहलुओं पर नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग का एक बिलीव होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे लोगों का एक बिलीव होता है कि वो मानते हैं कि उनको ज्ञान है और उनके अंदर एक ईगो डेवलप होती है। अगर आप उनके साउंड के विरुद्ध बात करते हैं तो या तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे और या फिर वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपके साथ डिबेट करेंगे। तो यकीनन यह लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप नोटिस करिएगा। इनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मैं सब जानता हूं, मैं इसे पहले से जानता था। दूसरा, ये लगातार जब आपके साथ बात करते हैं तो ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हो गया तुम्हारा, बोल लिए, चलो अब मेरी सुनो। मतलब ये आगे वाले पर कोशिश करते हैं कि उनकी चीजों को ना सुने और अपनी बारे में उनको बताने का प्रयास करते हैं। इसी को गोल्डन रूल में मैं कहूं तो कहूंगा थिंक, यह सोचते हैं, दे ऑलरेडी नो, ये सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए ऐसे वैचारिक शब्द, ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसे एटीट्यूड से अपने आप को बाहर लाइए। दूसरा, अगर मैं कहूं तो ये वर्क हार्ड फॉर देयर मनी, या पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं, जबकि वह उस चीज को सही प्रयास में नहीं होते हैं। मतलब उनका कहना है हार्ड वर्क करते रहना है, लेकिन हार्ड वर्क कोई गलत विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का यह प्रयास कर रहा हूं कि दे बिलीव कि वर्क हार्ड फॉर देयर मनी,
वो स्मार्टनेस पर और तेजी से अपने आप को ग्रोथ के माइंडसेट पर नहीं लेकर जाते हैं। यह विशेषता आपने नोटिस और किया होगा कि ये कोशिश करते हैं कि खुद तो डरते ही डरते हैं। हर एक विषय पर जब आप बात करेंगे, किसी रिस्क पर बात करेंगे, किसी एक विषय बिंदु पर डिस्कशन और डिबेट करेंगे, तो ये हमेशा वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड मतलब ये ओपन माइंड करके नहीं बैठते हैं कि मैं आपसे भी कुछ रिसीव करूंगा और अपनी भी बात कुछ बताऊंगा। ये हमेशा खुद से डरते रहते हैं, रिस्क लेने से डरते रहते हैं, और अपने तो डरते ही डरते हैं, और उस कम्युनिटी में उनसे जुड़े हुए लोगों को 100% डरा रहे होते हैं कि नहीं, अगर तुमने यह प्रयास किया और फेल हो गए, तो यदि इस काम को करने जा रहे हो और इसमें अगर आपको कोई रिजल्ट ठीक ना आया तो इसलिए ये खुद भी डरते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी डराने और रोकने का कार्य करते हैं। इसी के विपरीत में इस वीडियो को ध्यान में सुनते हुए आप रिच एटीट्यूड वाली वीडियो को यकीनन और ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोनों के बीच में आपको तुलना और समानता भी करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा, आप इनसे जब भी बात करेंगे तो यह लगेगा कि ये बहुत व्यस्त हैं, दे आर हाईली बिजी। लेकिन अगर आप उनके साथ कुछ दिन चलकर देखेंगे, कुछ दिन टहल के, कुछ दिन समय बिताकर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह व्यक्ति व्यस्त नहीं है, यह व्यक्ति व्यस्त होने का नाटक कर रहा है। व्यस्त होता वो एक अलग विषय है, लेकिन व्यस्त होना और अस्त व्यस्त होना यह दोनों एक अलग अलग विषय है। वह व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वह व्यक्ति अस्त व्यस्त है, और वह अपने अस्त व्यस्त होने की प्रक्रिया को व्यस्त मानता है। इसलिए व्यस्तता पर बिलीव करिए, अस्त व्यस्त होने पर बिलीव मत करिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर फोकस नहीं करते, इनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, ये हाई निगेटिव ब्रेन को और ज्यादा पोषित करते हैं। ये प्रॉब्लम अगर इनके सामने आती है, कोई चुनौतियां अगर उनके सामने आती हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस चुनौतियों में अपने आप को सरेंडर कर जाएं, उस चुनौतियों में अपने आप को फंसा दें, उस चुनौतियों के आगे अपने आप की तलवार को रख दें। जबकि वही रिच एटीट्यूड में मैंने बताया था कि दे हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढते हैं और यह अपने उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दे थिंक आइदर और, इनके पास हमेशा हर चीज का 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन रहता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एक मेढक देखें, मेढक को कभी तौला नहीं जा सकता, तो इनके पास आइदर और का ऑप्शन बहुत होता है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि अपने एक विषय पर, अपने एक सब्जेक्ट पर हाईली फोकस्ड हो जाए, जबकि ये क्या सोचते हैं, आइदर और, ये नहीं तो ऐसा है, और ठीक ही अगर ये नहीं मिला तो ये तो मिल ही गया ना। ये एटीट्यूड के साथ ये अपने जीवन को इसी तरीके से लेके चलते रहते हैं। दे गेट पेड बेस्ड ऑन द टाइम, नॉट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ये चाहते हैं कि 6 घंटे अगर मैंने काम किया तो 6 घंटे के रूप में मेरी मजदूरी डिसाइड हो, लेकिन 6 घंटे के प्रयास से, 6 घंटे के एफर्ट से हम क्या रिजल्ट लेकर आए हैं, ये उस पर पेड नहीं चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं, दे गेट पेड ऑन द टाइम दे स्पेंड। टाइम की वैल्यू होती है, यकीनन सही है, लेकिन जब आप टाइम को वैल्यू देकर उससे वैल्यू निकाल लें, एक होता है टाइम को यूटिलाइज करना और एक होता है टाइम को किल करना। अगर आप उसमें कोई कार्य असथक रूप से करते हैं तो यकीनन आप उससे एक रिजल्ट निकाल के लाते हैं, और यकीनन अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका टाइम तो यूं ही कट जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही कुर्सी पर बैठे हुए अपने पूरे टाइम को काट देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने कुछ कार्य किया, तो नहीं, आपका समय लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको एक उदाहरण के तहत आपको समझाता हूं, अगर मैं आपको एक पेन दूं और मैं आपको एक व्हाइट पेपर दूं और मैं कहूं कि देखिए पेन चल रहा है या नहीं चल रहा, तो जनरली हम लोग 10 में से 8 तक का तो मैं मान सकता हूं कि वो खोज पांच करके चेक कर लेंगे कि हां पेन चल रही है। लेकिन वही चीज जब आप पेन पर, कॉपी पर लिखते हैं और उसमें कोई सार्थक शब्द लिखकर देखें, अपना साइन बनाकर देखें, तो इसका मतलब आपने भी उस पेन की उपयोगिता को ठीक ढंग से यूज किया, जबकि उसने भी यूज किया, उसने भी उतनी ही स्याही पेपर पे खर्च करी खोज पांच करके, और वहीं दूसरे व्यक्ति ने भी पेन का उतना ही उपयोग किया, लेकिन उसने कोई वैचारिक शब्द, कोई गोल्डन स्टेटमेंट, कोई महान व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई बातें, या फिर उसने अपनी साइन बनाकर, या उसने किसी तरह से उस चीज की उपयोगिता को समझा। तो देखिए दोनों के प्रयास में बस इतना ही अंतर था। तो दे ऑलरेडी बिलीव कि दे गेट पेड ऑन द टाइम बेस्ड, कि उनका टाइम जो है 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। वही रिच एटीट्यूड में मैंने बताया था कि दे गेट पेड ऑन द रिजल्ट, कि मैं
मेरी कार्य क्या है और मैं उस कार्य से क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट दे पा रहा हूं। वहीं अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने यकीनन इसको भी समाज में बहुत ही बड़े लेवल पर नोटिस किया होगा, फाइंड आउट किया होगा कि दे आर नॉट अ गुड रिसीवर, दे आर नॉट अ गुड लर्नर। वो एक बेहतर रिसीवर नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आओ उसको भी पूरी ध्यान, पूरी तन्मयता, पूरे फोकस के साथ मैं सुनूं। दे आर नॉट अ गुड लर्नर। वो किसी सेमिनार, किसी ऐसे मोटिवेशनल कहीं पर भी किसी भी विषय पर अगर वहां उपस्थित है तो वहां वो उपस्थित नहीं होते हैं। वो अपनी उपस्थिति कहीं और, जीवात्मा को वहीं छोड़ देते हैं और परमात्मा को लेकर के बाहर कहीं निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, सामने वाला जो बोल रहा है वो ऑलरेडी जान रहे होते हैं, तो यकीन वो भी गलत नहीं है, वो भी उस जगह पर रहकर क्या ही करें। तो इसलिए वो अपनी जीवात्मा को वहां छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं और जहां उनको ढूंढना होता है वो मानसिक रूप से वहां पहुंच जाते हैं। वो क्रिकेट में चल रहे स्कोर को पता कर लेते हैं, सेमिनार चल रहा होता है तो चल रहा होता है, मोटिवेशनल थॉट चल रही होती तो चल रही होती है। तो ये पुअर रिसीवर होते हैं, ये पुअर लर्नर होते हैं, ये चुनौतियों से डरते हैं, इनकी प्रॉब्लम इनसे बहुत बड़ी होती है, मतलब दे आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में फंसते हैं, ये हाईली निगेटिव साउंड करते हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक जगह पर। ये उस जगह पे कंफर्टेबल होते हैं जहां उनकी तरह कोई बातचीत हो रही होती है। हमेशा इस चीज को समझिएगा, दे एसोसिएट विद द सेम एटीट्यूड अनसक्सेसफुल पर्संस। क्यों? क्योंकि वहां खुल के वो अपने विचारों को रख सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अनसक्सेसफुल होता है। उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है कि देखो ये किया इसलिए बर्बाद हो गया, देखो ये हुआ इसलिए बेकार हो गया। देखो अगर आप उनसे किसी भी विषय पे बात करिए, अगर आप उनसे निवेश पे बात करिए तो आपको निवेश के सारे खतरे बता चुके होंगे। अगर आप उनको समाज की किसी भी बातों पर बात करिए तो वो सारे दुनिया के जितने खतरे होते हैं वह सब जानते हैं, उन्होंने उस पर पीएचडी कर रखी है और वह आपको सारी पीएचडी, सारा ज्ञान आपको देकर आपको आपके विषय पर जाते हुए रोक देते हैं। अगर आप कहेंगे लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है तो वो रिस्क पे भी आपको सारे खतरे बता देंगे, फिर आप वहां पर रुक जाएंगे। तो कोशिश करना है कि ये अपने एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, आसपास की इस तरीके की कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, जो कि मैंने रिच एटीट्यूड में भी बताया था कि वह भी अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं लेकिन सेम वैचारिक तरह के लोगों के साथ। तो यह भी वैसे ही, क्यों? क्योंकि वह उस जगह पर कंफर्टेबल होते हैं, वह उस जगह पर जाकर के अपने जो विचार रखते हैं वहां जो उसकी कम्युनिटी होती है वो उसी लेवल पे रिसीवर होती है। तो ऐसे लोगों के साथ इनको हर एक जगह पर रुकावटें पर यह फोकस करना बहुत बेहतरीन जानते हैं। कोई भी रुकावट पर यह बहुत बेहतरीन होते हैं, इनको फोकस करना आता है, या किसी भी विषय पर कहां कहां रुका जा सकता है ये हमेशा उस चीज पर बिलीव करते हैं। तो यह बात मेरी तरफ से याद रखिए कि हमेशा इस तरह के एटीट्यूड से अपने आप को खींच कर बाहर लेकर के आइए। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये अपने को हराते हैं और हारे हुए को मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं हारे हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हारे हैं, इसको देखो ये भी तो हारे हैं। तो आगे वाले को ये मोटिवेट कर चुके होते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम हारे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तो लोग हार जाते हैं यार। उसके आगे वाली लाइन नहीं है कि फिर प्रयास करो, वो बताते हैं कि ठीक है अगर जीत जाते तो फिर ये वाली कम्युनिटी छोड़ के कहीं निकल जाते, फालतू तैयारी कर रहे हो आईएएस होकर के तुम आईएएस की कम्युनिटी में चले जाओगे, हमारे साथ रहोगे तो यहीं कहीं हम लोग आपस में एक दूसरे की वैचारिक स्थितियों पर बात करते रहेंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि ये अपने को भी हराते हैं। और हमेशा इनकी एक सबसे बेहतरीन चीज आपको बताता हूं जो आप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दैट इज ब्लेम गेम। दैट इज ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब मेरे को ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर देता, मुझे ये नहीं मिला तभी तो ये नहीं हुआ, मैं तो कोचिंग गया था लेकिन ठीक पढ़ाया ही नहीं गया, मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो मैं ये कर देता, मेरा समय पर फीस चली गई होती तो मैं ये कर देता। इवन जितनी सारी दुनिया की रुकावटें, दुनिया की जितनी भी संसाधन ईश्वर ने आपको दिया, यह सब मिलकर के उस बंदे को उसकी सफलता से रोक दिया, अन्यथा वह व्यक्ति तो कामयाबी ही था। उसका बस एक ही काम है कि मैं तो एकदम कामयाबी के सारे लक्षण थे मुझ में, लेकिन अब लेकिन के बाद आगे वह सारी व्यवस्था पर ब्लेम दे देता है कि देखिए मैं इसी वजह से असफल रह गया। शॉर्टकट पर बिलीव करते हैं, जल्दी अमीर बनने पर बिलीव करते हैं, कोई चीज ऐसे जादू की छड़ी मिल जाए जिसको घुमा करके वो कामयाबी के उस बुलंदी पर पहुंच जाए जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझिए कि पुअर एटीट्यूड, अगर इसमें कि कोई भी लक्षण
हम में है तो हम उसमें से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आए। ब्लेम गेम करने से किसी प्रकार से आप सफल नहीं हो सकते। किसी बेहतरीन व्यक्ति ने आपको बताया है कि अगर 100 ब्लेम आप बता सकते हो कि मैं इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, उसमें से कोई एक रास्ता चुन लेना जो यह बताए कि इस वजह से देखो मैं कामयाब हो गया। तो 100 ब्लेम गिनाकर नाकामयाबी बताने से अच्छा कि उसमें से किसी एक शब्द को निकालकर कामयाबी बता दी जाए। डोंट ब्लेम, ना तो अपने आप को हराओ और ना दूसरे को हराओ और ना हारे हुए की बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाओ। आप अपने उस विषय पर यकीनन काम करिए। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत क्लियर साउंड में एक बात बताता हूं कि सारी स्थितियां, परिस्थितियां इसी बात पर निर्भर करती है कि सिर्फ दो ही स्थिति वैलिड है। सिर्फ दो ही स्थिति वैलिड है। पहली स्थिति मनोस्थिति और दूसरी स्थिति परिस्थिति। परिस्थिति में आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन मनोस्थिति से आप गरीब नहीं हो सकते। परिस्थिति से हो सकता है आप ना पढ़ पाए, लेकिन मनोस्थिति से आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। परिस्थिति में हो सकता है आपके संसाधन कम रहे हो, लेकिन मनोस्थिति से अगर आप चाहेंगे तो आप सारे संसाधनों को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। परिस्थिति हो सकता है आपके विपरीत हो, लेकिन मनोस्थिति अगर आपकी पॉजिटिव है तो यकीनन आप उस चुनौतियों को भी 110% मेरा दावा है कि आप उसे हरा देंगे। परिस्थिति आपके अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन मनोस्थिति, परिस्थिति आपकी ट्रेन छुड़वा सकती है, लेकिन मनोस्थिति आपको यह तैयार कर सकती है कि कोई बात नहीं है, आप पैदल भी चल करके अपनी यात्रा को तय कर ले जाएंगे। तो आपको अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाना है। यह बात हमेशा जहन में रखिएगा। परिस्थिति वहीं टिकी रहेगी, चेंज हमें करना होगा मनोस्थिति। अगर गरीबी यहां पर है तो वह परिस्थिति है और वह लगातार गरीबी की ओर ही जाएगी, क्योंकि वह परिस्थिति है जो कि कांस्टेंट रहेगी। आपको उसको बदलने के लिए अपनी मनोस्थिति को बदलना पड़ेगा, और अगर आप मनोस्थिति नहीं बदल पा रहे तो परिस्थिति और दयनीयता की ओर चली जाएगी और उसका फिर आप ब्लेम दे दोगे कि मैं तो एकदम राजा था, मैं तो बस जीतने के बहुत करीब था, लेकिन अब लेकिन के बाद आगे जितने भी आप विषय बोलोगे वह सिर्फ और एक नेगेटिव एटीट्यूड और अपने आप को संतुष्ट करके फिर आप उसी कम्युनिटी का हिस्सा और राजा बने रहने की तैयारी में है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यह चीज अपने स्तर से पहुंचाया होगा और आप इस पे अभ्यास करके जो आपकी कमियां हैं उसको भी सही करेंगे और अपने समाज में भी लोगों को इस तरह के राय देकर उनको भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मुहिम में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।